ईरान और इजरायल के युद्ध में अमेरिका की आज सीधी एंट्री हुई है। ट्रंप के रेड टारगेट ने ईरान के परमाणु सेंटर्स पर ताबड़तोड़ बम बरसा दिए हैं। ईरान पर अमेरिका के इस हमले ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और इसके बाद आज ईरान ने इजरायल पर तो इजरायल ने ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी की। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका युद्ध में उतर गया है। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते, मकसद सिर्फ और सिर्फ परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। दरअसल ईरान पर हुए अमेरिका के इस हमले के बाद आज दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान के राष्ट्रपति से बात हुई। पूरी दुनिया की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विश्व स्तरीय गोलबंदी की शुरुआत हो गई है। यूएन में भी अब से थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होनी है। तो आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ना ईरान चुप बैठने को तैयार है और ना ही ईरान के मित्र देश। बात बढ़ी तो अमेरिका भी अगली चाल चलेगा। इस युद्ध का अंजाम क्या होगा ये बड़ा सवाल है। ईरान घातक मिसाइल से इजरायल पर जवाबी पलटवार कर रहा है। इजरायल ने भी ईरान पर 30 फाइटर्स से हमले अपने तेज कर दिए हैं। और इस बीच ताजा खबर यह है कि ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन अंतिम निर्णय सुरक्षा अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है। ये रूट वैश्विक तेल शिपिंग का एक प्रमुख मार्ग है। अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अगर ऐसा ईरान करता है तो फिर आर्थिक खुदकुशी कर लेगा ईरान। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने युद्ध में अपनी चाल क्यों बदली। इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। हम आज इस शो में जवाब खोजकर आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे तो 2 हफ्तों का मतलब होता है 14 दिन का वक्त, लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि अमेरिका में 2 हफ्ते का मतलब 2 दिन होता है तो क्या आप यकीन करेंगे? करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले का जो प्लान बनाया उसमें 2 हफ्ते के कोड वर्ड का मतलब 2 दिन से था। याद कीजिए 20 जून की तारीख थी और अमेरिका की तरफ से कहा गया था ट्रंप 2 हफ्तों में तय करेंगे कि ईरान पर हमला करना है या नहीं करना है। बाकायदा व्हाइट हाउस की तरफ से मीडिया में यह बयान जारी किया गया। लेकिन अब हुआ क्या है? सिर्फ 2 दिन के भीतर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। पूरी दुनिया इस मुगालते में थी कि ट्रंप 2 हफ्ते के बाद फैसला लेंगे, लेकिन उनके 2 हफ्ते मतलब 2 दिन का कोडवर्ड था। Congratulations, President Trump. अब 22 जून यानी आज की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सबसे पहले यह जानकारी दी कि हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इस खबर ने दुनिया को चौंका दिया और ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद ट्रंप मीडिया के सामने भी आए। वैसे तो ईरान पर अमेरिकी हमले की प्लानिंग कई महीनों से हो रही थी, लेकिन करना कब है इसका इंतजार किया जा रहा था। पर बीते 48 घंटे में ट्रंप ने दुनिया को चकमा कैसे दिया, कैसे उन्होंने ईरान को संभलने का मौका तक नहीं दिया और अमेरिकी हमले की मिनट टू मिनट इनसाइड स्टोरी आखिर है क्या, इसकी जानकारी अब हम दर्शकों को देने जा रहे हैं। 17 जून ट्रंप जब G7 की मीटिंग को बीच में छोड़कर अमेरिका लौटे तो ऐसा लगा कि शायद किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ट्रंप ने ऐसा माहौल भी बनाकर रखा हुआ था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया 20 तारीख को जब ट्रंप अचानक से हफ्ते के बीच में ही छुट्टी मनाने न्यू जर्सी चले गए। दुनिया भर में खबर फैल गई कि ट्रंप ईरान पर हमले का फैसला अभी नहीं ले रहे और बाकायदा व्हाइट हाउस की तरफ से यह बयान दिया गया कि ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या नहीं करेंगे ये अभी तय नहीं है। लेकिन इस दौरान हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी।
20 तारीख को ही ट्रंप के न्यू जर्सी जाने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर दो तरह की खबरें सामने आई। इजरायल के ही दो अखबारों ने दो अलग अलग खबरें छापी। एक अखबार ने लिखा, नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए, जहां उनकी ट्रंप से मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ जेडी वांस से वो मिले हैं। दूसरे अखबार ने खबर छापी, बेंजामिन की जेडी वांस से सिर्फ फोन पर बात हुई है। तो इन दोनों खबरों से संदेश ये गया कि इजरायल ट्रंप के फैसलों से हिला हुआ है। याद कीजिए, बीते 2-3 दिन इस दौरान हुआ क्या कुछ है। वर्ल्ड मीडिया में यह खबर फैल गई कि इजरायल पर ईरान अब भारी पड़ने लगा है। पहली बार इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हॉस्पिटल में हुई तबाही देखने पहुंचे। तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका अगर हमला नहीं करता तो भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल हमला करने में सक्षम है। असल में ट्रंप भी यही चाह रहे थे कि दुनिया का ध्यान उनकी तरफ से हट जाए, और हुआ भी यही। ईरान 2 दिन तक युद्ध के मैदान में भारी पड़ता दिखा, लेकिन भीतर ही भीतर हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। ट्रंप की तरफ से दुनिया को 2 दिन तक कंफ्यूजन में रखा गया। दुनिया को ट्रंप ने हमले की खबर पुख्ता तौर पर लगने ही नहीं दी। तो पूरी दुनिया को कंफ्यूजन में रखने के बाद कल ट्रंप अचानक से छुट्टी बीच में छोड़कर न्यू जर्सी से वॉशिंगटन लौट आए। बावजूद इसके वर्ल्ड मीडिया को भनक तक नहीं लगी कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। ट्रंप अक्सर वीकेंड पर गोल्फ खेलने जाते हैं, लेकिन इस बार वो वीकेंड से पहले गए और वीकेंड पर ट्रंप वापस लौट आए। अमेरिका के कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ईरान पर हमला शुक्रवार और शनिवार के बीच किया गया, जबकि ईरान और हमारे आपके कैलेंडर में यह हमला शनिवार और रविवार की दरमियानी रात में हुआ। इस दौरान ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बेहद गंभीर मुद्रा में नजर आए। ट्रंप की सिचुएशन रूम में अंदर वाली ये 4 अलग अलग तस्वीरें व्हाइट हाउस ने खुद जारी किए हैं। एक तस्वीर में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली लाल टोपी लगाए ट्रंप अकेले नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में उपराष्ट्रपति जेडी वांस उनके बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में ट्रंप के रक्षा और विदेश मंत्री हैं, और चौथी तस्वीर में खड़े होकर गंभीरता से स्क्रीन की तरफ ट्रंप देख रहे हैं। इस तस्वीर का मतलब है कि ट्रंप मिशन को लेकर बेहद गंभीर थे और तनाव उनकी चहलकदमियों में भी झलक रहा था। तो ट्रंप की ये तस्वीरें ठीक उसी तरह जिस तरह की तस्वीर आज से 14 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा की सामने आई थी। तब अल कायदा के चीफ और अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 लादेन को मारे जाने का ऑपरेशन चल रहा था। ओबामा व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे, और उसी तरह ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में अपनी सुरक्षा टीम के साथ बैठकर लाइव ऑपरेशन देख रहे थे सिचुएशन रूम से। अब 20 जून को ट्रंप ने सोचने के लिए 2 हफ्तों का वक्त तो लिया था, लेकिन ट्रंप के करीबी सूत्रों के हवाले से वर्ल्ड मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक 2 हफ्ते का वक्त ट्रंप ने अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और बैकडोर डिप्लोमेसी को ध्यान में रखते हुए लिया था। 2 हफ्ते वाला दांव चलकर डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध क्षेत्र में फंसे अपने लोगों को फौरन सुरक्षित जगह पहुंचवाया। खाड़ी देशों में तैनात हथियारों की सुरक्षा और पुख्ता की गई। ट्रंप ने जब सुनिश्चित कर लिया कि उनके लोग और हथियार सब सुरक्षित हैं, तो फिर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, और इसी के बाद ये हमले। इससे पहले ट्रंप जब कनाडा के दौरे पर थे, उसी दौरान उनके पास तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का फोन आया था। उन्होंने बैकडोर डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने की पहल की थी। वर्ल्ड मीडिया की रिपोर्ट है कि ट्रंप ने ईरान से बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वांस और व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ को तुर्की भेजने का फैसला लिया था। बातचीत के इस प्रस्ताव को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने ईरानी राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री तक पहुंचा दिया था, लेकिन दोनों ईरानी नेताओं ने प्रस्ताव के साथ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी तक पहुंचने की कोशिश की, जो सफल नहीं हो सके। तुर्की के प्रस्ताव पर अमेरिका बातचीत के लिए आगे आया। उधर तुर्की ने अमेरिका से बातचीत का संदेश ईरान के राष्ट्रपति तक पहुंचाया। ईरान के राष्ट्रपति समझौते का संदेश सुप्रीम लीडर तक नहीं पहुंचा पाए। इसका नतीजा ये हुआ, इस हमले के तौर पर दुनिया के सामने आ गया। अगर सुप्रीम लीडर तक अमेरिका का प्रस्ताव पहुंच जाता तो फिर शायद ये हमला ना होता। समझौते के प्रस्ताव पर बात आगे नहीं बढ़ी, और जब ये जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को दी गई कि युद्ध क्षेत्र में इजरायल का पलड़ा अब
भारी हो गया है तो उन्हें भी आगे बढ़ने की ताकत मिली। उनके सलाहकारों ने उन्हें यह बताया कि यही वक्त है जब ईरान पर हमला करके उसे भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। फिर उन्होंने हमले को अंजाम दिलवा दिया। अमेरिकी हमलों के समाप्त होने के बाद ट्रंप ने मीडिया में आने से पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बाकायदा बातचीत की। Last night, on the President's orders, U.S. Central Command, under the command of General Eric Kurilla, executed Operation Midnight Hammer, a deliberate and precise strike against 3 Iranian nuclear facilities. This was a complex and high-risk mission carried out with exceptional skill and discipline by our joint force. I want to thank every service member, planner, operator that made this mission possible. अब तो देखिए सारे कयास खत्म हो चुके हैं। अटकलबाजी पर अब पूर्ण विराम लग चुकी है। अमेरिका की कभी हां कभी ना वाली पहेली सुलझ गई है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका सीधे तौर पर उतर चुका है। सबूत दुनिया के सामने। ईरान के जिस परमाणु किले को हिलाने में इजरायल नाकाम था, उस पर अमेरिका ने ब्रह्मास्त्र दाग दिए। फोर्डो को अमेरिकी बॉम्बर B-2 ने बंकर बस्टर बम GBU-57 से छलनी किया। अमेरिका ने ईरान के पाताल में मौजूद परमाणु ठिकाने को कैसे बर्बाद किया, पूरी कहानी बस थोड़ी देर में आगे दिखाएंगे आपको। अभी आप ईरान के नातान्स परमाणु केंद्र का नक्शा भी देखिए, जिस पर वैसे तो इजरायल ने 13 जून के बाद कई बार एयर स्ट्राइक की, लेकिन इस बार अमेरिका ने नातान्स को नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिका ने ईरान के एक और न्यूक्लियर प्लांट इस्फहान पर भी बारूदी प्रहार किए। इस परमाणु ठिकाने को भी इजरायल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे, खासा नुकसान भी पहुंचाया था। लेकिन अब अमेरिका ने टाइमहॉक मिसाइल की बौछार से इसे भी बेकार कर दिया है। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. הגרעין של איראן, פורדו, נתנז ואספהאן. בכך המשיכה ארצות הברית ביתר שאת ובעוצמה כבירה את התקיפות של צה"ל והמוסד על תוכנית הגרעין של איראן. ईरान के फोर्डो परमाणु केंद्र पर कोहराम मचाना आसान नहीं था। ये काम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही कर सकता था, क्योंकि अमेरिका के पास ही वो ताकत थी जिसके बूते पर फोर्डो के परमाणु किले को हिलाया जा सकता था। और अमेरिका ने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल भी डंके की चोट पर किया। ईरान पर यह हमला गलत है या सही है, न्याय है या अन्याय है, इसे लेकर दो राय अलग अलग सामने है। ऐसे में थोड़ी देर के लिए सही और गलत के पैमानों को अगर आप किनारे पर रख दें, आपको सुपर पावर अमेरिका की ताकत की नुमाइश अब जरा दिखाते चलते हैं। अमेरिका के कई B-2 बॉम्बर्स ने मिसौरी से उड़ान भरी, जहां से ईरान के फोर्डो की दूरी 11,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस दौरान अमेरिकी बॉम्बर्स ने 37 घंटे की यात्रा की। कई बार इन विमानों में हवा में ही ईंधन भरा गया। फिर फोर्डो के आसमान में पहुंचते ही इन B-2 बॉम्बर्स ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। अमेरिका से कितने B-2 बॉम्बर्स ने इस मिशन में शिरकत की, इसे लेकर अमेरिकी मीडिया में अलग अलग दावे हैं। एक मीडिया हाउस दावा कर रहा है ईरान के परमाणु ठिकाने पर 6 बंकर बस्टर बम से हमला किया गया, लेकिन 2 बड़े मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक फोर्डो पर 6 B-2 बॉम्बर से 12 GBU-57 बॉम्ब्स गिराए गए, जबकि अमेरिका के मिसौरी से 11,222 किलोमीटर दूर ईरान के नातान्स पर भी एक B-2 बॉम्बर से 2 बम गिराए गए। नातान्स परमाणु केंद्र पर टॉमहॉक मिसाइल्स भी दागी गई थी। अमेरिका के इस ऑपरेशन में समंदर में पनडुब्बियों से 30 टॉमहॉक मिसाइल्स फायर की गई। इन मिसाइल से नातान्स और इस्फहान परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। किस समंदर से अमेरिका ने मिसाइल्स दागी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर बता दिया गया है कि टॉमहॉक मिसाइल समंदर में मौजूद पनडुब्बियों से करीब 644 किलोमीटर की दूरी से दागी गई थी। तो अभी तक ये जानकारियां हैं जो सामने आ रही हैं। और ईरान के जिन 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया, उनकी पहचान क्या रही है, वहां क्या होता था, आइए अब जरा उसे भी देख लेते हैं।
तो सबसे ज्यादा चर्चा अगर कहीं की हो रही है तो वो फोर्डो परमाणु केंद्र है जो कोम प्रांत में है। ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 96 किलोमीटर दूर फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की तबाही की ताकत अमेरिका के अलावा किसी और देश में थी ही नहीं। ये परमाणु ठिकाना पहाड़ी इलाके में और जमीन के भीतर, मतलब जमीन से करीब 80 मीटर और नीचे गहराई में बेहद गोपनीय तरीके से ईरान ने इसका निर्माण साल 2007 में शुरू किया, लेकिन 2 साल बाद 2009 में इसकी जानकारी दुनिया को मिल गई। ईरान ने इस परमाणु केंद्र पर 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर लिया था, यानी 30% और संवर्धन के साथ ही ईरान को परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल हो जाती। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्डो को पूरी तरह से बर्बाद करने का बड़ा दावा किया है। अब नतान्स परमाणु केंद्र के बारे में भी जानकारी दे देते हैं आपको। तेहरान से करीब 217 किलोमीटर के फासले पर नतान्स यहां ईरान का मुख्य परमाणु संवर्धन केंद्र था, इसीलिए क्योंकि अमेरिकी हमले में ये अब बर्बाद हो चुका है और यहां भी यूरेनियम का 60% तक शुद्धता के स्तर तक संवर्धन कर लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक नतान्स परमाणु केंद्र में ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ 1 कदम के फासले पर था। 13 जून के बाद इजरायल ने इस ठिकाने पर कई बार हमले किए, लेकिन अब बंकर बस्टर बम और टॉमहॉक मिसाइल से इसे अमेरिका ने पूरी तरह खत्म करने का दावा किया। इजराइल ने ईरान के जो ऑक्टोपस है उसकी जो बाजुएं हैं, हमास, हिजबुल्ला और हाउती को ख़त्म किया। अब वो सिर की तरफ जो ऑक्टोपस का है उसने वार किया है। एयर सुपीरियरिटी उसने हासिल कर ली है। मतलब जितने दिन भी ये लड़ाई चलती है उतना नुकसान ईरान का होगा। ईरान के लिए अक्लमंदी इसमें होगी कि वो ऑफ रैम्प ले ले और अपना रिजीम बचा ले। अमेरिका और इजराइल ने जो अपना निर्णय घोषित किया था कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना, वो उन्होंने उनके हथियार बर्बाद करके, न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद करके अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है। साथ साथ अमेरिका ने यह बयान भी दे दिया है कि अभी ईरान अगर हमले करेगा तो इसका परिणाम भयंकर होगा। इस आक्रमण के बाद भी क्या वह पुनर्निर्माण कर लेगा? ईरान दावा कर रहा है हाँ, हमला बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर सचमुच ईरान हटा लिया होगा अपनी जो क्रिटिकल एसेट्स को, तब तो फिर एक है कि कहाँ छिपा कर रखा है। एक पुनः चुनौती अमेरिका के लिए होगी उसे तलाश करना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।